हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैथ्स फॉर विज्ञान, जहां नहीं छूटेगा कोई भी ज्ञान। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, मस्त हो, झकास हो? कमेंट करके मुझे बताना आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। मस्त चल रही है, झकास चल रही है एकदम। और फ्रेंड्स, आज हम लोग मिले हैं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 2 पर, जो कि आपकी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 है। और फ्रेंड्स, हम लोग लेक्चर नंबर 1 पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग मिले हैं लेक्चर नंबर 2 पर। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, वो जाके लेक्चर नंबर 1 में थर्मोडायनेमिक्स की इंट्रोडक्शन की पार्ट 1 की पूरी खुशबू ले ले। और आज हम लोग मिले हैं लेक्चर नंबर 2 में, जो कि आज इसके अंदर मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 की खुशबू दे दूंगा मैं। आप आज पहले की तरह कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे वीडियो के एंड के बाद कि सर आपने सच में इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया, हमें नहीं पता था कि थर्मोडायनेमिक्स इतना इजी होगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप सही जगह आए हो यार ब्रो। लेकिन इससे पहले जब तक आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखोगे तब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? तो जल्दी से जाके देखो लेक्चर नंबर 1, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। देखो क्या होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन होती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आती है इंटरनल एनर्जी के अंदर है। लेकिन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। कहने का मतलब, अगर मैं बात करूं जैसे आइडियल गैस की, ठीक है, अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं तो उसमें जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। क्यों डिपेंड करती है टेम्परेचर पर? इसलिए क्योंकि जो जैसे मान लो ये कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास पिस्टन लगा है, इसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है, ये मेरी आइडियल गैस है, ठीक है। अब क्या हो, मैं इसको हीट देता हूँ, हीट दूंगा जब, आइडियल गैस की बात हो रही है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना, आइडियल गैस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी काइंड होते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। इसलिए ठीक है, जो आइडियल गैस है इसको मैंने हीट दिया। अब हीट देने पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन द मॉलिक्यूल्स जो होंगे इसके क्या होंगे, वो ऑल्सो इंक्रीज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इटसेल्फ इंक्रीज हो जाएंगे। वो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो क्या होता है, इसके अंदर काइनेटिक आइडियल गैस जो होता है उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है। अब क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसीलिए इसीलिए जो आइडियल गैस होती है इंटरनल एनर्जी की, वो होती है किस पे डिपेंड? काइनेटिक एनर्जी पे। यानी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। समझ आ गई मेरी बात? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, आइडियल गैस हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई भी नो एनी पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। इसलिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसी भी आइडियल गैस की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन क्या है? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इसलिए जब काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड हुई तो ऑटोमेटिकली आइडियल गैस भी क्या होगी, यानी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड हो जाएगी आइडियल गैस के अंदर। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी जगह बात करूं रियल गैस की, क्या करूं? रियल गैस की। रियल गैस में क्या होता है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। रियल गैस के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। कहने का मतलब ये कि मान लो अब ये आइडियल गैस की जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रियल गैस रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं रियल गैस रख देता हूँ। अब जब मैं रियल गैस रखूंगा तो इसके पास कोई जो है काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं। जब काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर नहीं होगा। कॉमन सी बात है, टेम्परेचर क्या होगा, नहीं होगा कोई। बस इसके पास क्या होंगे, अपने मॉलिक्यूल्स होंगे, हीट देंगे इसके मॉलिक्यूल्स जो है। अब जब हीट देंगे टेम्परेचर इसके अंदर रहेगा कांस्टेंट, टेम्परेचर इसके अंदर कांस्टेंट। इसलिए क्योंकि अब मान लो मैं इसको हीट दे रहा हूँ, रियल गैस के अंदर अब मैं हीट दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है ये बहुत दूर दूर हो रहे हैं। इनका डिस्टेंस, जो मॉलिक्यूल्स है इनके डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, दूर दूर होते जा रहे हैं। तो क्या होगा, पिस्टन जो है वो एक्सपेंड करेगा, यानी जो गैस है वो एक्सपेंड करेगी। कहने का मतलब पिस्टन ऊपर उठने लगेगा, यहाँ पे वर्क होने लगेगा। अब हीट दिया रियल गैस के अंदर, जब मैं हीट देता हूँ तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। अब जब दूर दूर होंगे तो कॉमन सी बात है, क्या होगा, पिस्टन ऊपर उठेगा। तो पिस्टन जब ऊपर उठेगा तो टेम्परेचर तो वैसे भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है,
तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या होगा, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी मतलब कहने का मतलब रियल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है वॉल्यूम पे। क्यों? क्योंकि हीट देने पे मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो मॉलिक्यूल का जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये एक्सपेंड करने लगेगी, पिस्टन ऊपर जाने लगेगा। तो यहाँ जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसीलिए जो इंटरनल एनर्जी होती है किसकी, रियल गैस की, वो डिपेंड करती है वॉल्यूम पे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम बिकॉज, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इंक्रीज होने लगेगी, इसलिए वॉल्यूम पे डिपेंड करती है वो। समझ आ गई मेरी बात? तो क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी होती है अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? इतनी बात आप लोग को समझ आई? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशंस यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में ना कुछ जो साइन है, मतलब कुछ साइंस होते हैं जो कि थर्मोडायनेमिक्स से यूज होते हैं, साइन कन्वेंशंस होते हैं। यानी कि जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसके लिए क्या होगा, साइन। और जब हीट डिक्रीज हो रही है तो उसमें क्या होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या होगा। तो देखो सबके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं। जैसे पहला होता है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम हीट। एक सिस्टम है, मान लो ये कंटेनर वाला सिस्टम है, इसको हीट मिल रही है तो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, हीट ले रहा है। अब हीट ले रहा है इसका मतलब हीट ऐड हो रही है, तो जब हीट ऐड हो रही है क्या हो रहा है, इसका मतलब हीट जो हो रही है वो एडेड हीट ऐड हो रही है। जब हीट ऐड हो रही है तो पॉजिटिव हो गया ब्रो, सिंपल। अब देखो हीट गिवन बाय सिस्टम, अभी तो ले रहा था, बहुत खुशी से ले रहा था अभी हीट, लेकिन अब क्या हुआ, इसके पापा ने इसको पीट दिया और क्या हुआ, इसने हीट रिलीज करना शुरू कर दिया, इसने हीट देना शुरू कर दिया। जब हीट इसके पास से कम होती जाएगी, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो यार नेगेटिव आ जाएगा ना रे ब्रो, है ना। अब देखो अब आता है वर्क डन बाय सिस्टम। अगर मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है, उसके पास बहुत एनर्जी अब क्या कर रहा है, वो एनर्जी देने का काम कर रहा है, ऐसे समझो, तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, एक सिस्टम है, यही सिस्टम है, मान लो ये वर्क कर रहा है, ये वर्क क्या कर रहा है, मान लो ये पिस्टन है, ठीक है। अब ये कर रहे हैं, जब इसको हीट दे रहे हैं तो ये जो गैस है पिस्टन को ऊपर उठा रही है, अब ऊपर उठा रही है यानी सिस्टम जो है वो वर्क कर रही है ना, सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। जब सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसके पास बहुत पावर है, वो वर्क कर रहा है तो उसके पास क्या है, पॉजिटिव पावर है, उसके पास पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब वर्क डन ऑन सिस्टम, अब देख लो, अब सिस्टम जो है मान लो उस पर अभी वर्क हुआ नहीं था, हमने उसके ऊपर क्या कर दिया, वर्क कर दिया, अभी पूरा नहीं था, अभी उसके पास वर्क पूरा नहीं हुआ था, तो वर्क अभी पूरा नहीं है तो इसका मतलब नेगेटिव है कि वर्क डन ऑन सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो अब आता है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब इसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीजमेंट हो रही है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीजमेंट हो रही है, कहने का मतलब कि इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भाई बढ़ेगी तो यानी कि पॉजिटिव। अब डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यानी भाई टेम्परेचर जो है वो घट जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा तो नेगेटिव आएगा ना। साइन कन्वेंशन समझ आए? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इंडिकेटर डायग्राम की, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंडिकेटर डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर डायग्राम। कैसे इसको समझते हैं, देखो द इंडिकेटर डायग्राम दैट शोज द स्टेट ऑफ सिस्टम विद टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। देखो थर्मोडायनेमिक जो होता ये जो होता है, ये क्या नाम है, इंडिकेटर डायग्राम, इसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की दो वेरिएबल होते हैं, चाहे वो प्रेशर वॉल्यूम हो सकता है। अभी तो प्रेशर वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो मान लो मैं बात करता हूँ पहले प्रेशर वॉल्यूम की, कैसे होता है इसका ग्राफ, कैसे होता है। देखो इसके ग्राफ को जो होता है इसको हम मिनी ग्रिड डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। इंडिकेटर डायग्राम को हमें ये क्या दिखाता है, इंडिकेटर डायग्राम ऐसे समझो, इंडिकेटर डायग्राम जो होता है ये हमें ये बताता है कि किसी भी सिस्टम में आखिर चल क्या रहा है, क्या हलचल हो रही है, क्या हो रहा है इसके अंदर, कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सप्रेशन हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है भाई, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है। तो अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, इंडिकेटर डायग्राम की। तो इससे हमें सब समझ आएगा कि किसी सिस्टम में हो क्या रहा है, ठीक है। देखो कैसे कैसे ये मैं एक ग्राफ बनाता हूं,
यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, देखो मैं दो ग्राफ बनाता हूँ, इसी की तरह एक और बनाता हूँ मैं, ये और ये, यहाँ पे प्रेशर एंड ये वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ से ये गैस है, ये क्या हुई ऐसे करके यहाँ पे आ गई, क्या हुआ यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ। मान लो ये P1 V1 से P2 V2 तक, यहाँ से हुआ क्या हुआ, यहाँ से गैस जो है उसको एक्सपेंड किया गया, एक्सपेंड किया गया, यहाँ पे क्या हुई है एक्सपेंशन हुई है। ठीक है, एक्सपेंशन हुई है, यहाँ पे P1 V1 से P2 V2 तक खींचा गया है, यानी एक्सपेंड किया गया। मान लो पिस्टन को उसने उठाया है, उसने क्या किया है एक्सपेंशन किया है, उसको ठंडा किया, एक्सपेंड हुई है गैस, ठंडी हुई है, तो P1 से V1 ऐसे घिसक के P2 V2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम ये क्या है, इसके वेरिएबल्स हैं, इसके वेरिएबल्स है। इंडिकेटेड डायग्राम में जो थर्मोडायनेमिक है इसके वेरिएबल है, प्रेशर एंड वॉल्यूम आपको पता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इसके क्या होते हैं, वेरिएबल्स ही तो होते हैं। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो, इस केस में क्या देख रहे हो, गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, और ये पिस्टन लगा है, इसमें अंदर गैस हीट दी जा रही है, तो ये पिस्टन ऊपर उठ रहा है, यानी कि एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, P1 V1 से P2 V2 जा रही है गैस, तो अगर आप देखो तो V1 और V2, तो आप ये बताओ मेरे को कि V1 बड़ा होगा या V2। कॉमन सी बात है यार, V2 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि जब गैस एक्सपेंड कर रही है, गैस एक्सपेंड कर रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम कौन सा है बड़ा है, P2 V2 में ही तो वॉल्यूम प्रेशर है, तो क्या होगा V2 बढ़ा है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ा है तो V2 क्या हो गया, इससे ज़्यादा हो गया। अब इसमें प्रेशर लग रहा है, अब प्रेशर बताओ P1 में ज़्यादा प्रेशर होगा या P2 में ज़्यादा प्रेशर होगा, तो क्या होगा बताओ, बताओ जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, आप इस चीज़ को आप बताओ। तो मैं बताता हूँ, देखो वीडियो पॉज करके आप लोग को बताना है। ठीक है, देखो P1 और P2 ये है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा होगा मैं बताता हूँ। देखो P1 और P2, अब जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो कोई प्रेशर तो लग नहीं रहा है ना। अब जब मान लो पिस्टन हटता ही नहीं, उठता ही नहीं, एक्सपेंड ही नहीं होता, तो वो हीट जाती है तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ते जाते हैं। यार उठ क्यों नहीं रहा, जैसे प्रेशर लगाते खूब लेकिन फिर भी उठ नहीं रहा, तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। लेकिन अब तो पिस्टन ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो इसका मतलब कि प्रेशर यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, प्रेशर क्या है उतना ही है जितना था, तो इसका मतलब P1 ही ज़्यादा है प्रेशर। बात समझ में आई मेरी, P2 तो है ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि गैस एक्सपेंड करे तो P2 तो प्रेशर बढ़ा ही नहीं, तो क्या होगा P1 ज़्यादा होगा कॉमन। अब यहाँ पे एक्सपेंशन की हमने बात की, अब हम बात करते हैं किसकी, कंप्रेशन की। ये मैंने कंप्रेशन की बात कर दी, ये अब मैं कंप्रेस कर रहा हूँ गैस को, पिस्टन को लिया और ऐसे ये फटाक से ऐसे दबा दिया मैंने, यानी P1 से V1 लिया और ऐसे टच से ऐसे दबाया, P2 V2 तक पहुँच गया मैं। समझ आ गई मेरी बात, दबा दिया और पहुँच गया मैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कंप्रेशन किया है, कंप्रेशन किया है ना मैंने यहाँ पे। अब क्या होगा, अब इस केस में V1 और V2 में बताओ कौन बड़ा होगा। अब बताओ जब कंप्रेस कर दिया है जब मैंने, तो वॉल्यूम कम हो गया है ना ब्रो, तो V2 क्या होगा, छोटा होगा, कॉमन सी बात है। ये मान लो ये है कंटेनर, पिस्टन लिया है, अब मैंने इसको ये लिया, ये हाथ से पकड़ा है ऐसे करके नीचे दबा दिया, अब नीचे दबा दिया तो क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया ना यार, तो V2 क्या हो गया, छोटा हो गया V1 से। अब P1 P2 में बात की जाए, इसमें कौन बड़ा होगा, तो इसमें अगर हम बात करें इसमें कौन ज़्यादा होगा, तो देखो अब जैसे जैसे नीचे लाओगे वैसे जैसे गैस इसके अंदर हीट जा रही है, और जैसे जैसे नीचे लाओगे ये प्रेशर क्या होगा, आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ये ऐसे, तो यानी कि कंप्रेस करने में ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, यानी कि P1 जो होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, P2 ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर अब ज़्यादा लग रहा है, यहाँ से ऐसे जाएंगे और P2 क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसलिए P2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा P1 से। ये समझ आया इंडिकेटेड डायग्राम में, समझ आया मेरी बात, समझ आ गया। तो यही बताता है हमें क्या, इंडिकेटर डायग्राम। और मान लो अगर मेरे को क्या है, अब मेरे को क्या दी जाए कि यहाँ P1 V1 से P2 V2 तक गया गैस, तो इसका वर्क डन निकालो, इसने कितना वर्क किया इसको, तो इसका वर्क डन अगर हमें निकालना है, तो अगर मैं इसके नीचे का एरिया निकालूंगा, आप ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, अगर मैं ये एरिया निकाल लूँ, ये एरिया, तो क्या हो, वर्क डन मेरे को मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। और इसका भी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूँ, तो मुझे इसका भी वर्क डन मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। तो क्या होगा, अगर मेरे को यहाँ पे कंप्रेशन में एक्सपेंशन में कभी भी अगर मेरे को वर्क डन निकालने की बात
कही जाती है कि P1 से P2 गया या फिर P2 V2 से P1 V1 गया, तो वहाँ पे कितना वर्क डन किया गया, इसने कितना वर्क किया, तो वो निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व, यानी ये जो कर्व है इसके अंडर का एरिया निकाल लेंगे। जैसे ये कर्व है, इसके अंडर का अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? समझ आ गई मेरी बात? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ब्रो, आगे देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आपको बढ़िया बढ़िया नेक्स्ट सुगंधित खुशबू मिलेगी यार नेक्स्ट लेक्चर में। अब आप मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको इस लेक्चर में मजा आया या नहीं, थर्मोडायनेमिक्स दिमाग में घुस रहा है या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करना, नहीं तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।